क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं इस समय अंग्रेजी ग्रामर के एक महत्वपूर्ण चैप्टर टेंस के बारे में बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था, अभी पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ और आपको कैसे पहचानेंगे पास्ट टेंस के वाक्य को। तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इम्परफेक्ट मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दो को अभी अब मैं समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ और कहा हूँ पिछले वीडियो में कि टेंस की जानकारी प्रत्येक छात्रों को अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि टेंस आपको याद हो जाएगा तो आप ऐसे लिख पाएंगे, लेटर लिख पाएंगे, नोटिस लिख पाएंगे, कंप्लेन लिख पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि कंप्रहेंशन या अनसीन पैसेज जो परीक्षा में पूछी जाती है सीबीएसई कोर्स में या आईसीएसई कोर्स में, तो उसको आपको बनाने में सुविधा होगी। तो कहने का मतलब है कि टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। टेंस समझ जाइएगा तो आपको वॉइस बनाने के लिए आ जाएगा। नरेशन इसी से रिलेटेड है। अगर टेंस नहीं याद रहेगा तो नरेशन एक कदम भी आप नहीं समझ सकते हैं इसको, क्योंकि टेंस का बहुत बड़ा रोल नरेशन में भी है, इसी पर आधारित है। तो इसलिए इसको जानना और इसको याद करना नितांत आवश्यक है। और इसी ख्याल से हम टेंस के बारे में बच्चों को आप लोगों को बता रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिए और आत्मसात कर लीजिए, जो आपको जीवन भर काम देगा। इसके बिना काम आपको चलने वाला नहीं है अंग्रेजी ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज में। देखिए, तो पास्ट परफेक्ट टेंस कह रहा है कि इस टेंस का परिभाषा क्या है या पहचानें क्या, कैसे पता चलेगा। तो कहता है कि इस टेंस से पता चलता है कि दो काम, कई को काम, दो काम भूतकाल में शुरू हुआ। कोई भी दो काम भूतकाल में शुरू हुआ पास्ट टेंस में शुरू होगा और खत्म भी पास्ट टेंस में होगा। भूतकाल में ही उसका समापन भी होगा, समाप्त हुआ हो तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कहेंगे। पास्ट मैंने गुजरा और परफेक्ट मैंने पूरा। पहले भी गुजरे समय में मैंने बीते हुए समय में कोई भी काम पूरा हो गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट मैंने पूरा, कोई भी काम भूतकाल में पूरा हो चुका। लेकिन यहाँ पर शर्त है कि दो क्रियाएं रहेगी, दो काम होगा। तो जो क्रिया या काम पहले समाप्त हुआ है, ध्यान दीजिएगा, दो क्रियाएं रह मिलेगी पास्ट परफेक्ट में, या दो काम आपको नजर आवेगा। पास्ट परफेक्ट का वाक्य पढ़िएगा तो दो काम आपको पता चलेगा। तो जो काम पहले समाप्त हुआ है उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और जो काम बाद में समाप्त हुआ है उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। और ये भी बात जरूरी है कि दोनों क्रियाएं या दो काम, कोई भी दो काम पास्ट परफेक्ट में निश्चित रहना है। अगर एक काम रहेगा तो पास्ट परफेक्ट नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो अपने साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी वाक्य अपने साथ लाता है। कहने का मतलब है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य अकेले नहीं आता है, जब भी आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट को लेकर के ही आएगा। इसलिए इसमें दो काम हो जाता है, अकेले नहीं आता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य अकेले नहीं आता है, इस बात को छात्र हमेशा याद रखेंगे। जैसे मेरे आने के पहले वह जा चुका था, इसमें देखिए ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। मेरे आने के पहले वह जा चुका था, इस वाक्य को पढ़ने से पता चलता है कि भूतकाल में दो काम हुआ। इसको आप पढ़िएगा, मेरे आने के पहले वह जा चुका था, इसमें दो काम हुआ है, आना, किसी का आना और किसी का जाना। मैंने मेरे आने के पहले है, तो मेरा आना और उसका जाना दो क्रियाएं हैं, दो काम हो रहा है इस काम में, इस टेंस में। तो इसलिए इसको हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ये अकेले नहीं आता है, अपने साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य जरूर लेके आता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर अकेले आएगा तो वाक्य का अनुवाद गलत हो जाएगा।
पहचान कैसे करिएगा? तो वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी लगा रहेगा। जब भी आप पढ़िएगा तो वाक्य अंत में चुका था, चुकी थी लगा रहेगा। जैसे मेरे आने के पहले वह जा चुका था, है ना, जा चुका था। बनाने के नियम बहुत आसान है। सब्जेक्ट रहेगा, रखिएगा, हेड लगाइएगा, V3 लगेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। बहुत छोटा सा सूत्र है। पहले कर्ता, उसके बाद हेड, उसके बाद क्रिया के तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, दे हो, ही हो, सी हो, ईट हो, नाम हो, सभी के साथ कोई आपको भेदभाव नहीं बरतना है। सभी के साथ हेड लगा देना है, क्रिया के तीसरा रूप लगाना है और ऑब्जेक्ट को रख देना। अब जब पास्ट टेंस में कोई शर्त हो, नोट में आप जरा ध्यान दीजिएगा, जब पास्ट टेंस में कोई शर्त हो, कंडीशन हो, तो शर्त वाले वाक्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। और शर्त के परिणाम वाले वाक्य में वुड हैव का प्रयोग होगा। जो शर्त रखा गया है उसका क्या रिजल्ट निकलता है, तो उस वाक्य में वुड हैव का प्रयोग होगा। विशेष जानकारी के लिए बता रहे हैं। जैसे यदि वह कठिन परिश्रम करता तो उसे सफलता मिल जाती। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी दो काम है, परिश्रम करना और सफलता मिलना, दो क्रियाएं हुए। तो इफ ही हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव सक्सीडेड, ही वुड हैव सक्सीडेड। देखिए वुड हैव का प्रयोग किया गया है क्योंकि शर्त है यहाँ पर। इस वाक्य से पढ़ने से पता क्या चलता है कि यदि वह कठिन परिश्रम करता है, परिश्रम करने का शर्त है, तब उसका परिणाम क्या मिलता, कि वो सफल हो जाता। तो शर्त वाले वाक्य में आधा का अनुवाद तो हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे, लेकिन आधा वाला जो वाक्य है, शर्त वाला जो वाक्य है, उसमें सब्जेक्ट के बाद वुड हैव का प्रयोग करेंगे और क्रिया के तीसरा रूप ही रहेगा। ये तो हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथा भेद, यदि कोई काम भूतकाल में शुरू होकर कुछ दिन तक जारी रहता है, कुछ दिन तक चलेगा और उसके बाद समाप्त हो जाता है, तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसा कि यार इसको भी अर्थ तोड़िएगा तो आपका वही अर्थ निकलेगा। पास्ट मैंने भूतकाल, परफेक्ट मैंने पूरा, कंटिन्यूअस मैंने लगातार। कोई भी काम भूतकाल में पूरा होकर फिर भी अभी चल रहा है। इसका पहचान क्या है? तो पहचान है दो गो, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहेगा। और दूसरा पहचान है वाक्य में लंबा समय, जैसे 2 वर्ष, 4 वर्ष या निश्चित समय, जैसे सोमवार से, सुबह से, शाम से, 1999 से दिया हुआ रहेगा। जैसे सीता 2 घंटों से रो रही थी, अंत में रही थी है, समय भी दिया हुआ है 2 घंटा। मोहन सुबह से पढ़ रहा था, ध्यान दीजिएगा, कब से पढ़ रहा था, निश्चित समय दिया हुआ है, सुबह से पढ़ रहा था। तो सुबह यहाँ टाइम आपको मिल गया और यहाँ रहा था, रही थी, ये भी पहचान मिल गया। इस आधार पर हम कहेंगे कि ये जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। बनाने के बड़ा नियम आसान है आपका। सब्जेक्ट रखेंगे और हैड बीन, जैसे कि यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैड लगाए थे हम, उसी तरह से कोई भी सब्जेक्ट रहेगा हम हैड बीन लगा देंगे। और क्रिया के चौथा रूप, क्रिया के चौथा रूप शायद याद हो गया होगा, क्रिया में ING जोड़ देंगे तो चौथा रूप हो जाता है। और जो टाइम है आपका वो टाइम अंत में रख देना है। जैसे सीता 2 घंटों से रो रही थी, तो क्या बनाएंगे, सीता हैड बीन, वीप माने रोना, इसमें ING जोड़ देंगे, वीपिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ध्यान दीजिएगा, अनिश्चित समय रहेगा या लंबा समय रहेगा तो फोर का प्रयोग करेंगे, और निश्चित समय रहेगा, दिया हुआ रहेगा, तो सिंस का प्रयोग होगा। तो अब इंपॉर्टेंट नोट जरा सा देख लीजिए। मोहन सुबह से पढ़ रहा था, तो इसको कहा क्या बनाएंगे, मोहन हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग।
सुबह से पढ़ रहा था। अब इम्पोर्टेंट नोट जरा पर ध्यान दे दीजिए। जब कोई काम भूतकाल में जारी रहा हो, जैसे वह हंसता रहा, कुछ ऐसे भी वाक्य आते हैं जिसमें राहत है रहती नहीं रहेंगे। हंसता रहा, बच्चा रोता रहा, ऐसे वाक्यों का अनुवाद सब्जेक्ट, उसके बाद केप्ट का प्रयोग करेंगे, आई वेंट ऑन का प्रयोग करेंगे, और जीरन, जीरन का मतलब क्रिया में आएंगे भी4, जीरन का प्रयोग होगा। जैसे में आपका है कि वह हंसता रहा, तो ही मैंने वह सब्जेक्ट हो गया। वेंट ऑन, जैसा कि यहाँ सूत्र में लिख दिए हैं, वेंट ऑन का प्रयोग होगा। ही वेंट ऑन लाफिंग, लाफ मैंने हंसना, और यहाँ कह रहा है जीरंड का प्रयोग, तो जीरंड उसको कहते हैं जो क्रिया में आईएनजी लगा दीजिएगा तो जीरंड का काम करता है। तो ही वेंट ऑन लाफिंग। बच्चा रोता रहा, द चाइल्ड वेंट ऑन क्राइंग, क्राइंग मैंने चिल्लाना या रोना जो भी कही है। तो वेंट ऑन या केप्ट का प्रयोग होगा। जब भूतकाल में किसी काम पर जोर दिया जाए तो वैसे वाक्यों का अनुवाद इस सूत्र के आधार पर बनाइएगा। किसी काम पर जोर दिया जा रहा है, इम्फेसिस है, प्रेशर है, जैसे सब्जेक्ट रहेगा, डीड रहेगा, V1। जैसे में आपका है वह पढ़ता ही तो था, पढ़ता ही तो था, वह जाता ही तो था, इसमें किसी बात पर जोर, जाने पर जोर दिया जा रहा है, वह पढ़ने पर जोर दिया जा रहा है, तो हो जाएगा सीधे वह पढ़ता ही तो था, ही डिड रीड, ही डिड गो। ध्यान दीजिएगा, डिड लगेगा तो क्रिया का पहला रूप हो जाएगा डिड, और प्लस यहाँ V1, सब्जेक्ट रहेगा, डीड रहेगा और V1 रहेगा। अगर इस तरह के वाक्य आपको मिल जाता है तो वह पढ़ता है भूतकाल में रहेगा, किसी काम पर जोर दिया हुआ रहेगा, किसी काम पर प्रेशर दिया जाए तो वैसे वाक्यों का अनुवाद इसी सूत्र को बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस V1। तो एग्जाम्पल में है वह पढ़ता ही तो था, ही डिड रीड, वह जाता ही तो था, ही डिड गो। ये दो गो जो है इम्पोर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह के वाक्य परीक्षा में या अनुवाद में कभी कभी आ जाता है, या यादगार के लिए या विशेष जानकारी के लिए इसको आप समझ लीजिएगा। आज इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।